जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर 40 देखेंगे, जिसमें हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, थोड़ा सा मैं व्यवहारिक तरीके से इसको मैं बता देता हूँ कि हम लोगों का जो हमारा जो देश है ना, जो भारत जो देश है, उसमें दो तरीके का स्टेट है। ठीक है, यानी कि दो तरीके से क्षेत्र है। एक जो है वो केवल राज्य है, स्टेट, और एक जो है यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये दो तरीके का क्षेत्र है हमारे भारत में। ठीक है, इन दोनों में बेसिक अंतर ये है कि जो राज्य होते हैं, राज्य में एक अलग से अपना सरकार होता है, जो कि उस राज्य के लिए जिम्मेदार होता है, उस राज्य को गवर्न करता है। जबकि केंद्र शासित जो प्रदेश होता है, वो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्टली केंद्र के द्वारा उसका पूरा मैनेजमेंट होता है, यानी कि राष्ट्रपति के अंदर होता है। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं वो केंद्र शासित प्रदेश को देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, केंद्र शासित प्रदेश को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें वर्ड भी है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा शासित होने वाला प्रदेश। एक वर्ड में हम लोग इसको समझ गए कि ये क्या है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश इसी को कहते हैं। कई बार हम लोग बहुत लंबे समय तक हम लोग समझ नहीं पाते कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है। देखिए, हम लोग इसको यहाँ पे समझेंगे और दोनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है उसको भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो हम लोग संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि भारत के अंदर एक राज्य क्षेत्र होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा। एक और चीज होगा, वो होगा कि जब भारत किसी भी अन्य देश से या कहीं से भी किसी भी क्षेत्र को अर्जित करता है, वो भी हमारे संविधान के अंदर आएगा, वो भी हमारे देश के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है। वर्तमान में हमारा जो राज्य है वो 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर हम लोग को थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से देख लेते हैं, है ना। देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश है वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है, इसलिए उसे ऐसे प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। हम लोग समझ गए इसको अच्छे से। देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश है, अब हम लोग उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं कि उसका गठन कैसे हुआ है। तो गठन उसका हुआ है 1956 में, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये जितने भी केंद्र शासित प्रदेश का गठन यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज में, यानी कि उसको शॉर्ट में यूटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूटीज में क्या होता है, पहला तो हम लोग जान गए हैं, भारत सरकार का सीधा शासन होता है। इसका मतलब ये है कि केंद्र का शासन होता है सीधा, यानी कि राष्ट्रपति का शासन होता है। दूसरा देखिए, विधानसभा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या है, थोड़ा सा डीप समझेंगे इसको, है ना, याद रखना है उसको लॉजिकल तरीके से। देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें किसी भी प्रकार के जो पॉलिटिकल जो होता है, जैसे कि राज्य में है अलग से मुख्यमंत्री हैं, ये सब जो चुनाव वगैरह जो होता है, जनता के द्वारा डायरेक्ट वहाँ के जो सीएम है, इन लोगों का चुनाव होता है। तो ये क्या होता है, ऐसा जो होता है केंद्र शासित प्रदेश में इस तरीके का चीज नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली वहाँ पे क्या है, केंद्र के द्वारा मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है ना। और उसका कारण भी है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कारण है, हम लोग आगे देखेंगे क्या कारण होता है, कि वहाँ पे सरकार नहीं बना सकते, नॉर्मली उसको शासन करते हैं, देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे यदि कभी क्वेश्चन आता है, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि यदि कभी क्वेश्चन आता है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होना आवश्यक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा ऑप्शन आता है कि विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवश्यक नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्थिति के अनुसार है। केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें केंद्र के अंदर आती हैं। देखिए, यहाँ पे एक अपवाद भी है, दिल्ली और जो ये जो पुदुचेरी है,
ये जो है ना, ये इनका अपना अपना एक विधानसभा भी है, ठीक है। और इनका, लेकिन इसमें क्या अंतर क्या है, इनका जो भी बिल पेश होता है ना, उनका जो बिल पेश होता है उसका जो मंजूरी होता है वो राष्ट्रपति को के पास जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति उसको मंजूरी देते हैं। जबकि राज्य में क्या होता है, राज्य के राज्यपाल उसको मंजूरी देते हैं। तो ये अंतर दिखता है। अभी हम लोग और अंतर देखेंगे अलग से। बाकी अंतर आएगा ही आएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। देखते हैं अब आगे। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बनने का क्या कारण है। अब केंद्र शासित प्रदेश बनाने का सबसे सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ, जिसको ध्यान में रखेंगे। जहाँ पे सरकार नहीं बनाया जा सकता, वो कोई ना कोई ऐसा स्थिति होगा, ऐसा क्षेत्र। अब एक मान के चलो कि लक्षद्वीप एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग ही नहीं है उस तरीके से। हर तरफ देखोगे तो क्या है कि जंगल है, द्वीप है, छोटा छोटा द्वीप है। अब उसमें एक एक मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ घूमेंगे बताओ, है ना। मतलब सरकार कैसे बनेगा। दूर दूर तक देखेंगे तो उनका जनता ही नहीं दिखेगा कि अ, उनके जनता कहाँ गए। तो इसलिए क्या होता है कि स्थिति के अनुसार, यदि, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने का क्या कारण है, यही कारण है ना कि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, किसी क्षेत्र में लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो उनका व्यवस्था अच्छे से किया जा सकता है, उनको अच्छे से मैनेज किया जाए, उनको अच्छे से गवर्न किया जाए, उनके लिए हर एक फैसिलिटीज़ लाया जाए, उनके विकास के लिए आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पे पेड़ पौधे का विकास थोड़ी करेंगे जो सीएम रहेंगे, समझ रहे हैं। तो ये एक क्या होता है, भौगोलिक कारण है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या करते हैं कि इसको केंद्र के अंदर रख देते हैं, राष्ट्रपति के अंदर रख देते हैं डायरेक्टली। वहाँ सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, ठीक है। देखिए, सांस्कृतिक कारण भी होता है। यानी कि अब अलग अलग कहीं जनजाति क्षेत्र है, वहाँ भी समझ रहे हैं, उनका जो भी अपना संस्कृति है उसी हिसाब से चलने दिए जाए। तो इस कारण से भी वो ये जो एग्जाम्पल है, देखिए दमन दीव, ये पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, ये ऐसे ही एरिया है, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी तक केंद्र शासित प्रदेश में ही रखे हुए हैं। राजनीतिक कारण भी है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण है। ये तो एक, तो पहला तो राजधानी भी है। राजधानी है तो अब उसको मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे राजनीतिक प्रक्रियाएं होंगी, बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैनेजमेंट का भी ज़रूरत पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो दिल्ली में देखेंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, जबकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। दिल्ली के लिए हम लोग विशेष तरीके से देखेंगे, क्योंकि दिल्ली का क्या है, थोड़ा सा हमेशा विवाद में चलता रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा देखेंगे, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें और क्या क्या अलग चीजें हैं बाकी सभी से, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अब दिल्ली के लिए विशेष उपबंध हम लोग देखते हैं। ये देखिए 1931 में, ठीक है, ये 69वां संशोधन जो हुआ था, संविधान संशोधन, उसके द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब विशेष दर्जा में क्या क्या है कि यहाँ का जो दिल्ली का प्रशासक होते हैं, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको याद रखना है। देखें, कई बार विवाद होता है, क्यों बताएं, कि ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली तो आप जान रहे हैं किस तरीके का है, वो जो एरिया है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले तो हमारा राजधानी है। अब सारी चीज़ें जो वहाँ पे, अब सेंटर खुद है, और वहाँ पे जो एक सीएम, वो क्या क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे व्यवस्था वगैरह सारी चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, टकराव आएगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बार बार इसीलिए विवादित होता है दिल्ली, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दिल्ली के प्रशासक। तो क्या होता है कि यहाँ के जो सीएम होते हैं उनका थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाता है इस चीज़ में। अब देखिए, लोक व्यवस्था, यहाँ पे ये याद रखेंगे दिल्ली के लिए खास करके, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ये जो चीज़ें हैं ना, दिल्ली की सरकार के अंदर नहीं है। दिल्ली की सरकार इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, केंद्र सूची, ये जो चीज़ें हैं ना, इन सब पे दिल्ली की जो सरकार है वो काम कर सकती है। लेकिन लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि इस पे नहीं कर सकती, इसलिए भी विवाद होता है कई बार। तो इसका जो मैनेजमेंट होता है वो अलग से होता है, ठीक है।
और चीज एक और है जो विधानमंडल में हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे कि राज्यों के विधानमंडल में जो विधानसभा का जो विधानसभा के अंदर जो विधानमंडल होगा, विधान परिषद विधानमंडल, तो जो विधानमंडल में होंगे उसमें कितने मंत्री होंगे, हम लोग को याद होगा कि उस समय क्या होगा, जो कुल सदस्य हैं, सदन के जो सदस्य हैं उनका 15% होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो राज्य में है उनके लिए केवल 10% रखा गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी आप विशेष, इसीलिए दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, तो इसका यही है। जो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस सारे को आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं, बाकी राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं। देखिए यहाँ पे उप राज्यपाल और मंत्री वगैरह में कुछ भी टकराव होता है तो उसका जो भी सॉल्व करते हैं वो राष्ट्रपति ही उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कारण है। उसके बाद से ये उसी के अंदर आएगा। ठीक है, जो उप राज्यपाल हैं उनको अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिलता है यहाँ पे। और देखिए दिल्ली एक मात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है, अपना उच्च न्यायालय है। और दादर नगर हवेली और दमन दीव ये सारे मुंबई वगैरह ये सब उच्च न्यायालय के अंदर, इसी के अंदर आते हैं। ठीक है ना। देखिए अभी जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हैं, इसमें चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, और राजधानी दिल्ली है, जम्मू और कश्मीर है, लद्दाख, ये दोनों अलग अलग हो गया अब इसीलिए। ठीक है, ये पहले राज्य था, है ना। तो अब राज्य क्या हुआ कि अब उसका दो हिस्सा हो गया और और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और एक हो गया ये पुदुचेरी। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये 9 केंद्र शासित प्रदेश अब हो गए हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख लिए हैं। देखिए मैं व्यवहारिक तरीके से मैं इसको बता देता हूँ कि जो केंद्र शासित प्रदेश जो है और जो स्टेट है, इन दोनों में क्या क्या बेसिक अंतर होता है हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन यही मेन थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, सबसे पहला यही है कि केंद्र का जो दबाव होता है, जो एक तरीके से प्रशासन होता है, राज्यों पे अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पे प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ठीक है, दूसरा, जब जो राज्य के जो शासक हैं वो क्या होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि वहाँ के राज्यपाल हो गए, उपराज्यपाल हो गए। ठीक है, वहाँ के शासक प्रशासक इस तरीके से वहाँ पे उनका नाम रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो इनका क्या होता है, सीधा उनको अपॉइंट किया जाता है, ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये है कि अगर राज्य है तो राज्य में क्या है, विधानमंडल बनाना अनिवार्य रहता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये भी एक अंतर हो गया। उसके बाद से क्या होता है कि जो राज्य है वो कहीं ना कहीं वो क्या है, अच्छे से गवर्न होता है, जो कि यानी कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो वहाँ की सरकार है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि जो यूटीज हैं उनके लिए क्या होता है, केंद्र रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। राज्यों में क्या होता है, राज्यों में जनसंख्या, उसके लिए मेन जनसंख्या कारण है, इसलिए वो क्या होता है, राज्य उसका गठन होता है, राज्य गठन होते हैं। जबकि जो यूटीज होते हैं उनमें क्या होता है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, इस इन सभी कारणों से उनको गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल अंतर हम लोग समझ गए। तो ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश में बस इतना ही हम लोग को समझना था। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो गया है। अब अगला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।